नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। पिछले कुछ सालों में राजनीति में धर्म एक आवश्यक तंत्र के रूप में विकसित हो चुका है। आज धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। धर्म का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है जितना जाति का। राजनीति में जहां जातीय समीकरण फेल हो जाते हैं, वहां धर्म का मुद्दा निर्णायक हो जाता है। अयोध्या के रामलला मंदिर में दान और चढ़ावे की रकम चोरी होने की घटना उजागर होने के बाद मंदिर प्रबंधकों की भूमिका पर गहरे अविश्वास की छाया मंडरा रही है। धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्ट के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने की है। राजनीति दान चोरी के नाम पर भी हो रही है। दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या की पद यात्रा करने का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन से लेकर नलखेड़ा तक दान की राशि को लेकर अविश्वास की छाया दिखाई दे रही है। साधु संतों की अपनी राजनीति है। वे उस राजनीति के हिसाब से दान चोरी और मंदिरों की व्यवस्था पर पक्ष विपक्ष में खड़े हैं। विकास से ज़्यादा धर्म की सियासत हो रही है। सरकार का अपना राजधर्म है। तो चलिए आज हम ऐसे ही मुद्दों पर करेंगे बात, सत्ता और सियासत में। सबसे पहले हम बात करते हैं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा मंदिर की। नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे ये मंदिर है। माँ बगलामुखी का मंदिर है। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में एक यह माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माँ जागृत स्वरूप में विराजमान है। तंत्र साधकों के लिए यह सबसे अहम साधना स्थलों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ होने वाले तांत्रिक और मिर्च अनुष्ठान से कोर्ट केस में विजय, शत्रुओं पर जीत और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ये मान्यता है। यह भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को इसी स्थान पर विजय का वरदान प्राप्त हुआ था। मंदिर में माता 3 स्वरूपों में विराजती हैं। दाईं ओर माँ लक्ष्मी, बाईं ओर सरस्वती और मध्य में माँ बगलामुखी के दर्शन होते हैं। मंदिर का गर्भगृह 3 करोड़ रुपए से अधिक के स्वर्ण, करीब 65 लाख रुपए की चांदी और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित है। माँ बगलामुखी मंदिर प्रबंध समिति के नाम से पहले ही एक सरकारी समिति है, जिसके पदेन अध्यक्ष एसडीएम होते हैं। सरकारी समिति होने के बावजूद 2024 में अफसरों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से एक प्राइवेट समिति बना दी गई, जिसका नाम रखा गया नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति। जो नलखेड़ा सेवा सुदर्शन समिति, इसमें 5 गैर सरकारी लोग सदस्य बने। समिति का उद्देश्य रजत सौंदर्यीकरण घोषित किया गया, मतलब चांदी से उनको उसका सौंदर्यीकरण करना। यह समिति सदस्य के चढ़ावे के बदले श्रद्धालुओं को एक रसीद भी देती थी। जो भी श्रद्धालु से दान लेती थी उसकी रसीद भी देती थी। चांदी के अलावा जो राशि मिलती है उसे निजी बैंक अकाउंट में जमा किया जाता रहा है। जबकि मंदिर सरकारी है। सरकारी मंदिर में मिलने वाली कोई चीज़ आप निजी अकाउंट में तो जमा करा नहीं सकते। वहाँ 7 शिलालेख भी लगे हुए मंदिर में। उसमें 170 लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने चांदी दान की। इसके बाद का कोई रिकॉर्ड ना तो मंदिर में मौजूद है और ना ही जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला प्रशासन को भी नहीं पता। इस फर्जी समिति के निर्माण के दौरान डिप्टी कलेक्टर मिलिंद ढोके एसडीएम थे। उन्हीं के सामने समिति बनी, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण समिति मंदिर के अंदर ही श्रद्धालुओं से चढ़ावा लेती रही। ढोके ने भी 1 किलो चांदी दान की थी, जिसका जिक्र शिलालेख में है, मतलब उसके बाद का नहीं है। इसके बाद 2 एसडीएम आए, सर्वेश यादव और कमल मंडलोई। उन्होंने भी कोई कार्रवाई इस समिति के खिलाफ नहीं की। इस समिति का ऑडिट भी नहीं हुआ। शिकायत के बाद कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा एक जांच दल जो है वहाँ गठित किया गया। जांच दल की रिपोर्ट में शायद ही इस बात का खुलासा हो कि चढ़ावे की चांदी हड़प करने का मामला कितना बड़ा है। हम अपने दर्शकों को जो है की जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार अथवा ट्रस्ट द्वारा संधारित
मंदिरों की संख्या 22,098 है। सबसे ज़्यादा 2,536 मंदिर अकेले उज्जैन जिले में हैं। मध्य प्रदेश के मंदिरों में दान की राशि हर मंदिर के हिसाब से अलग अलग है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ सालाना दान प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कमाई महाकाल मंदिर की है। महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर को मिलने वाले दान में 3 गुना वृद्धि हुई है। सीहोर के सलकनपुर मंदिर की आय 4 करोड़ रुपए सालाना है, करीब ऐसा अनुमान है। मंदिर में एक संस्कृत स्कूल भी चलता है जो मंदिर ट्रस्ट चलाता है। ओरछा के राम राजा मंदिर को लगभग हर साल 2 करोड़ रुपए दान के रूप में मिलते हैं। महाकाल में 95 दान पेटियां हैं। हर हफ्ते कड़ी सुरक्षा में ये पेटियां खोली जाती हैं। प्रदेश की धार्मिक नगरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर समिति हर साल श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान का ब्यौरा तो जारी करती है, लेकिन पहली बार मंदिर की कुल वित्तीय और स्थायी संपत्तियों का खुलासा किया गया है। मंदिर समिति के पास मौजूदा समय में करीब 472 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट, 90 एकड़ बेशकीमती जमीन और बड़ी मात्रा में सोना चांदी है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार समिति की एफडी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में है। विभिन्न बैंक खातों में करीब 16 करोड़ की नगद राशि भी जमा है। हालांकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण मंदिर का वार्षिक खर्च भी बढ़कर करीब 135 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं मंदिर का मासिक खर्च पहले 2.5 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। रखरखाव खर्च में हुई इस वृद्धि से कई लोग असहमत हो सकते हैं। गिनती के समय वीडियोग्राफी होती है। कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होते हैं। साल 2025 में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। मंदिर को 107 करोड़ का नगद दान मिला था। 43 करोड़ दान पेटी में थे और 64 करोड़ शीघ्र दर्शन और टिकट से प्राप्त हुए थे। दान की राशि गिनते समय बिना जेब वाले कपड़े पहनने की बात चली है, तो हम आपको बताते चलें कि उज्जैन के पुजारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने ऐसा ड्रेस कोड लागू करने का सुझाव दिया जिसमें जेब ना हो। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में यह व्यवस्था लागू की गई है। किसी भी पुजारी की यूनिफॉर्म में जेब वहाँ नहीं होती है। मंदिरों में पूजा के दौरान धोती कुर्ता पहने जाते हैं, लेकिन कुर्ते में जेब नहीं रखी जाती। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि दोनों संतों की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि दोनों जो संत हैं उनको कि शैव मंदिरों में पुजारी कुर्ता नहीं पहनते। उन्होंने सवाल भी उठाया कि चोरी पुजारियों ने की है या ट्रस्टियों ने। बड़ा वाजिब सा सवाल है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो ट्रस्टियों पर लग रहे हैं। बगलामुखी मंदिर के मामले में आरोप कर्मचारियों पर लगे थे, वहाँ भी पुजारियों पर आरोप नहीं है, लेकिन बेवजह बदनामी पुजारियों की हो रही है। महेश पुजारी ने कहा कि अखाड़ा परिषद पहले अपने अखाड़ों की व्यवस्था देखे। रविंद्र पुरी जिस मनसा देवी ट्रस्ट का उदाहरण दे रहे हैं वह एक निजी ट्रस्ट है। यदि वहाँ पुजारियों पर ऐसा आदेश लागू किया गया है तो उन्हें मंदिर छोड़ देना चाहिए। दान पेटी से अलग भी मंदिरों की सियासत चल रही है। श्री वैष्णव बैरागी समाज चतुर संप्रदाय के बैनर तले उज्जैन में सनातन पुजारी ने न्याय यात्रा निकाली गई। पुजारियों का आरोप है कि मंदिरों का सरकारीकरण, जमीनों की नीलामी और प्रशासनिक कार्रवाई से उनकी परंपराएं और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मंदिरों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, कई सरकारी जो मंदिर हैं उसको लेकर उन पर बहुत सारे अतिक्रमण होते हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। तो जो प्रदर्शनकारी पुजारियों ने जो है अपनी इन्हीं सब मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो है सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। उन्होंने सनातन परंपरा की रक्षा के लिए प्रार्थना भी की। पुजारी समाज का दावा है कि मध्य प्रदेश के लगभग 60,000 मंदिरों से जुड़े 3 लाख पुजारी परिवार और करीब 12 लाख सनातन धर्मावलंबी इन मुद्दों से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि मंदिरों की संपत्ति और परंपराओं की रक्षा के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
अब देखिए इतना दान मिल रहा है और इस दान के बावजूद जो है सरकार को और भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि उज्जैन में आप देखिए सिंहस्थ है 2028 में, तो सिंहस्थ के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता है। तो सिंहस्थ के पहले सरकार क्या सोच रही है, देखिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये भी दान और इस सब का एक हिस्सा है। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, उसकी नीति में है। और सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं, तो सरकार के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ आवश्यकता है। इन सब के मद्देनज़र उज्जैन और आगर मालवा के 11 प्रमुख मंदिरों का नवीनीकरण का प्रस्ताव है। उनमें श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। इन मंदिरों के विस्तार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप सोचिए 1100 करोड़ रुपए लगना है, ये अनुमान है सरकार का। 1100 करोड़ रुपए की इस राशि के इंतजाम की योजना सरकार ने बनाई है, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने फंड से तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। ये तो 11 मंदिरों की बात है, क्योंकि बहुत सारे और पुल पुलिये बनना है, रोड बनना है, उसके लिए पर अलग से पैसा लगता है। सरकार जो योजना बना रही है, इसके लिए देश में पहली बार टेम्पल बॉन्ड जारी करने की योजना है। राज्य स्तरीय जो टेक्निकल कमेटी है इस योजना को प्रिंसिपली एग्री कर लिया उसने कि हाँ एक टेम्पल बॉन्ड हमको जारी करना है। पूरी जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट का इंतजाम 3 अलग अलग माध्यमों से किया जाएगा, जो 1100 करोड़ रुपए है। टेम्पल बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ सिर्फ टेम्पल जरिए बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। यह बॉन्ड 10 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। यह देश का पहला ऐसा मॉडल है जहां निवेशकों को मिलने वाली रिटर्न और बॉन्ड की प्रतिपूर्ति पूरी तरह से मंदिरों को मिलने वाले दान और उनकी आय से की जाएगी। यानी जो भी दान आएगा उससे जो बॉन्ड की प्रतिपूर्ति, जो आपने जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे उनको यदि रिटर्न लेना है, वापस लेना है, जो भी चीज़ें, तो उसकी प्रतिपूर्ति दान से की जाएगी। जो इस तरह जो इस योजना के तहत उज्जैन के जो काल भैरव मंदिर है उसका विकास होगा, मंगलनाथ मंदिर का होगा, सांदीपनी आश्रम का है, नवग्रह मंदिर है, 84 महादेव मंदिर है, अंगारेश्वर मंदिर है, भूखी माता मंदिर है, गणकालिका मंदिर है और सिद्धबट मंदिर। ये मंदिर उज्जैन के जहाँ इस राशि से विकास होगा, जो 1100 करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी, उसमें 200 करोड़ बॉन्ड से। और आगर मालवा का केवल नलखेड़ा मंदिर है जहाँ बॉन्ड की राशि का उपयोग मंदिर के विकास और जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं पर किया जाएगा, नवीनीकरण के लिए किया जाएगा वहाँ के स्थलों का। दान की राशि को लेकर जिस तरह के विवाद लगातार अभी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि टेम्पल बॉन्ड का भुगतान दान की राशि से करने पर भी विवाद छिड़ सकता है। अब देखिए धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो जो है ये दौर अब आने वाला है, अभी श्रावण मास आने वाला है, तो कांवरिया निकलेंगे बहुत सारे, वो तो एक अलग है। लेकिन इसके अलावा भी भोजन भंडारे और यात्राएं चलती रहती हैं। धर्म से जो है जुड़ा हुआ सियासत का मसला है, तो जैसे सियासत और धर्म एक दूसरे के अब पूरक होते जाते हैं। जब हम सियासत की बात करते हैं तो फिर हमको एक यात्रा अभी ख़त्म हुई है, हाल ही में ख़त्म हुई है, छिंदवाड़ा की से ये यात्रा चालू हुई थी और मैहर में जाकर ख़त्म हो गई थी। छिंदवाड़ा जो है जिसका जो विकास मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा, खूब चर्चा हुई उसकी। ये वही छिंदवाड़ा है जिसकी पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से अभी भी विधायक हैं। सांसद वहाँ बंटी विवेक साहू हो गए। अब छिंदवाड़ा के विकास की चर्चा कहीं सुनाई नहीं देती है। सांसद का तो बहुत सारे लोग हैं, नाम भी नहीं जानते कि अब छिंदवाड़ा का सांसद कौन है। यदि छिंदवाड़ा से बाहर चले जाएंगे तो कई लोग नहीं जानते होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। सांसद जो महोदय हैं बंटी विवेक साहू, वो धर्म कर्म में लगातार जुटे रहते हैं, धार्मिक यात्राएं वो करते रहते हैं। पिछले दिनों जो छिंदवाड़ा से मैहर की यात्रा शुरू की थी उन्होंने, जो हाल ही में ख़त्म हुई है, उस जो यात्रा का उद्देश्य जो है वो उन्होंने बड़ा दिलचस्प है कि सब मानसून रूठा हुआ है, इसके कारण हम ये यात्रा कर रहे हैं कि मानसून की बारिश अच्छी हो जाए। यात्रा जब उन्होंने शुरू की तो माँ शारदा, मैहर में माँ शारदा हैं, का ध्वज अपने कंधे पर रखकर यात्रा शुरू की और संकल्प लिया कि अच्छी जो है वर्षा हो जाए, ऐसी देवी से उन्होंने प्रार्थना की। 380 किलोमीटर की यात्रा जो पदयात्रा थी उनकी 14 दिन में उन्होंने पूरी कर दी।
उनकी जो यात्रा की वजह तो हमने आपको बता दी कि मानसून और विकास की बात वो कर रहे हैं। अभी तक छिंदवाड़ा में इस सीज़न की बारिश नहीं हुई है, बहुत प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में नहीं हुई है। वहाँ कई जगह सूखे के हालात हैं, लगभग 33 के करीब ज़िले हैं जहाँ अवर्षा के कारण स्थिति बड़ा गंभीर होती जा रही है। लेकिन चलिए खैर, हम बात कर रहे थे छिंदवाड़ा की। तो जो सांसद साहू हैं, ये पहले भी इस तरह की धार्मिक यात्रा वो कर चुके हैं। उन्होंने पहले जो की थी छिंदवाड़ा से खंडवा तक की यात्रा की थी, 411 किलोमीटर की ये यात्रा थी। तो उसमें जो है विभिन्न धार्मिक स्थलों पर वो गए थे। वो उनकी ये अपने राजनीति का हिस्सा है, वो यात्राएं करते रहते हैं धार्मिक। अब एक हम सियासत में बहुत दिलचस्प आपको एक जो है किस्सा बताते हैं। एक बहुत दिलचस्प सियासत है, उसको भी जानिए आप। जो कई जगह चर्चा का विषय है, राजनीतिक गलियारों में विषय है, गुना में तो है ही। खैर, ये गुना के जो बमोरी विधानसभा क्षेत्र का जो है के जो पूर्व विधायक हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। उनका एक जो सरकारी पत्र है उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, जो वहाँ के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। और जो है उस पत्र में उन्होंने खाद की स्थिति के बारे में ये पत्र उन्होंने लिखा था। उस पत्र में उन्होंने जो है इस बात का जिक्र किया कि जो खाद है उनको उन लोगों को भी प्राप्त नहीं हो रही जिनके पास अतिक्रमण जिन्होंने भूमि पर किया हुआ है। जो भोपाल का जो प्रशासनिक अमला है, उनके इस पत्र की भाषा देखकर और पत्र में उनकी जो मांग है वो उसको देखकर सारे लोग हैरान हैं। पूर्व मंत्री ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस पत्र में खुले तौर पर सरकारी और वन भूमि पर काबिज, दोनों तरह की रेवेन्यू और फॉरेस्ट लैंड काबिज अतिक्रमणकारियों के लिए भी सरकारी खाद उपलब्ध कराने की पैरवी की है। नेता और जनप्रतिनिधि जो सामान्यतः अतिक्रमण शब्द का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये इलीगल है अतिक्रमण, तो इससे दूरी बनाकर चलते हैं। लेकिन सिंधिया समर्थक कद्दावर नेता है महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने लेटर हेड पर खुलकर अतिक्रमणकारियों की पैरवी की और उनका दर्द बयां किया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पूर्व मंत्री ने साफ शब्दों में लिखा कि उनके बमोरी विधानसभा क्षेत्र में मक्के की बोनी हो चुकी है और यूरिया के लिए किसान परेशान है। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा, क्षेत्र में वन भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारी को फसल हेतु किसी प्रकार की खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और न ही टोकन लॉगिन हो पा रहा है, जिससे अतिक्रमणधारी किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री का शासकीय और वन भूमि पर कब्जा करने वालों को अतिक्रमणकारी किसान बताकर उनके लिए खाद की मांग करना अब इस पर स्वाभाविक है, चर्चा होगी, सुर्खियां बटोरेगी। इसे बमोरी के ज़मीनी वोट बैंक को साधने का एक कोशिश पूर्व मंत्री की कोशिश मान रहे हैं इसको, और बड़ा जो है डेयरिंग सा एक कदम है ये, है ना, जो उन्होंने इस तरह से खुलकर इसको लिखा। सिसोदिया के इस पत्र के सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में वायरल होते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर शासन ने नई व्यवस्था लागू करते हुए यूरिया के साथ एनपीके खाद खरीदने की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस बड़ी कामयाबी और आदेश जारी होने के बाद पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया प्रसन्न हैं बहुत। उन्होंने तत्काल ये जो मुख्यमंत्री का निर्णय है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से जो है उसको ट्वीट किया और उन्होंने कहा, जो कहा सो किया, ये उन्होंने नारा उसके साथ लिखा और पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने लिखा कि मेरे अन्नदाता किसान भाइयों, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर यूरिया के साथ एनपीके लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब धार्मिक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धर्म से जुड़ी एक धार्मिक स्थल से जुड़ी एक और दिलचस्प जो घटनाक्रम है वो हम आपको बताते हैं। जो सत्ता की जो हलचल के पहले ये इसको एक दिलचस्प पूरी चीज़ को जानना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बड़ा दिलचस्प मामला है और ये मामला है अमरकंटक का, जहाँ से नर्मदा नदी का यह उद्गम स्थल है, जहाँ से नर्मदा निकलती है। यहाँ जो लोग गए हैं उनको पता है कितने सारे बंदर हैं और बंदरों का जो उत्पात वहाँ है उससे
वहाँ का जो सौंदर्यीकरण है वो पूरा तबाह हो गया। इतना उत्पात मंदिरों ने मचाया हुआ है। अमरकंटक के जो प्रमुख धार्मिक का पर्यटन स्थल है, यहाँ पर जो रामघाट पर जो है एक सेतु बना है, राम सेतु, जिसे झूला पुल कहते हैं। ये आकर्षक, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, विद्युत की साज सज्जा अच्छा हुआ है, तो ये टूरिस्टों के काफ़ी अट्रैक्शन की जगह है। ये जो पूरा बंदरों के उत्पात के कारण बर्बाद हो गया, पूरा टूट फूट हो गई। इसमें करीब 12 करोड़ रुपए का जो है खर्च इस पुल को बनाने में आया था, और इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन पर लगाई। तो ये जो रंगीन लाइटें थी, सजावटी झालर वगैरह वहाँ लगी हुई थी, सब टूट गई। इसके चलते अब क्या होगा कि रात को जगमगाने वाला जो राम सेतु है अब अंधेरे में डूबा दिखाई देता है। इससे वहाँ जो लोग पर्यटक जा रहे हैं उनको बड़ी निराशा हो रही है। और इस जो इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, फिर से लाइट करना है, इसके लिए फिर से बजट चाहिए। पहले एमपी टूरिज्म ने इसको डेवलप किया था, एमपी टूरिज्म ने फिर अमरकंटक नगर पालिका को ये सुपुर्द कर दिया। जब मामला हैंडओवर हो गया है तो अब इसमें कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हम इसको नए सिरे से डेवलप करें और जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कराएं। तो जो कुछ भी करना है अब नगर पालिका को करना है, और इसके लिए अब नगर पालिका कोशिश भी कर रही है, और इस मामले में वो आगे बढ़ रही है। जब फिर से सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी तो फिर से उस स्थल पर कुछ जो है एक्टिविटी बढ़ेगी। राम सेतु की जो रंग बिरंगी रोशनी देखने के लिए जो लोग शाम को और रात को बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, फिर उनको वहाँ फिर एक अट्रैक्शन होगा, और फिर से जो है वो स्थल आबाद होगा, लोगों की एक्टिविटीज बढ़ेगी, लेकिन बंदरों की समस्या वहीं की वहीं रहेगी। तो इसलिए एक चिंता का विषय है। इस बार एक बार सुधरवा भी देंगे तो, लेकिन आने वाले दिनों में फिर इसी तरह की चीज़ होगी तो फिर आगे होगा क्या। सत्ता में जो सबसे दिलचस्प किस्सा है वो रीवा के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ है। वे 2010 के प्रोमोटी IAS अधिकारी हैं। पिछले दिनों वे अपने जो अधीनस्थ जिला है मैयर, उसकी बैठक ले रहे थे। वो मैयर गए थे, रीवा से मैयर गए थे वहाँ बैठक लेने की। इस बैठक से जिले में पदस्थ जो है हर विभाग का अधिकारी उस बैठक में था। मैयर का अधिकारी इस बैठक के दौरान बार बार बारी बारी से बैठक से उठकर बाहर जा रहे थे। कुछ देर तो शीलेंद्र सिंह ने जो है अनदेखा किया कि भाई अधिकारी जाता फिर लौट कर आता, लेकिन जब बैठक में आने जाने से व्यवधान आने लगा तो उनका सब जवाब दे गया। बैठक में मौजूद जो है उन्होंने सिविल सर्जन को तत्काल बुलाया और आदेश दिया कि सभी अधिकारियों का शुगर लेवल तत्काल चेक किया जाए। आनन फानन में अस्पताल से जांच हेतु टीम और किट बुलाई गई, लैब टेक्नीशियन को बुलाया गया, फिर अधिकारियों का शुगर लेवल लिया गया। ग्लूकोमीटर के माध्यम से सबकी शुगर जांच हुई, जहां कुल 49 अधिकारियों और कर्मचारियों के ब्लड शुगर की जांच की गई, जिसमें 16 का शुगर लेवल 200 mg से अधिक पाया गया। अब जो सबसे आखिरी में हम बात करेंगे दामोदर यादव के बारे में, दतिया विधानसभा के उपचुनाव के बारे में। दतिया के उपचुनाव की जो राजनीति है वो एक अलग तरह से इस वक्त चल रही है। इस उपचुनाव में राज्य की राजनीति का जो सबसे चर्चित चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। इसके बाद तो स्थिति और भी वहाँ रोचक बनी हुई है। भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो घर घर जाकर वोट मांगेंगे, ये उन्होंने कहा। नरोत्तम मिश्रा पहली चुनावी सभा में कह चुके हैं, जब नामांकन पत्र के बाद वो हुई थी। चुनावी सभा में पूर्व मंत्री के जिस तरह से आंसू निकले वह भी एक बड़ा मुद्दा बनकर वहाँ दतिया में सामने आ रहा है। ये मुद्दा यही हो गया कि उनका जो दर्द है, उनके समर्थक किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि मिश्रा के समर्थक मनाने के बाद भी तिवारी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। ये सियासत का एक पार्ट है। तो क्या घनश्याम सिंह के पक्ष में वोटिंग होगी? जब यदि आप भाजपा के पक्ष में वोट नहीं करेंगे तो फिर क्या कांग्रेस के पक्ष में करेंगे? इस पर भी वहाँ अटकलें चल रही हैं। ऐसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में वोट होगा, ये ऐसा कोई कह नहीं सकता। मिश्रा की टिकट कटने से समर्थक उनके नाराज हैं। नाराज समर्थक जो है दामोदर यादव के पक्ष में भी वोट कर सकते हैं। ये एक अनुमान है कि तीसरा कैंडिडेट वहाँ है। यादव जो है आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद रावल चुनावी सभा भी कर चुके हैं।
क्षेत्र में लगभग 14% यादव हैं। यादव के साथ अनुसूचित जाति का वोटर भी है। दामोदर यादव को एक मुश्त जो वोट नहीं करेगा, ये कोई दावे के साथ नहीं है कि ये यादव जो है वो एक मुश्त जो है दामोदर यादव के पक्ष में वोट कर दे, ये कोई दावा किया नहीं जा सकता। इसका जो सामान्य सा कारण है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर मोहन यादव भी यादव हैं और उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। क्षेत्र के यादव फैक्टर के कारण ही भाजपा ने पूर्व मंत्री मिश्रा का टिकट काटने का साहस दिखाया होगा, ये अनुमान है। वैसा कांग्रेस जानती है वैसे कि दामोदर यादव का आज़ाद समाज पार्टी से मैदान में आना उसे नुकसान पहुंचा सकता है। आश्चर्य यह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़ी नेता ने आज़ाद से बात कर समीकरण साधने की कोशिश भी नहीं की है। कांग्रेस चुनावी मैदान में दामोदर को घेरने की कोशिश में लगी हुई है कि वोट कैसे रोके जाए। उनके द्वारा जो मड़ई है पर्यटन स्थल, मड़ई में जो ज़मीन कोई खरीदी गई है, वो आदिवासियों से उन्होंने ज़मीन खरीदी मड़ई में, उसका मामला कांग्रेस अब धीरे धीरे सामने ला रही है। आदिवासियों की ज़मीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये नियम है, लेकिन दामोदर यादव ने खरीदी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस जिन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की तैयारी कर रही है उनसे पता चलता है कि गलत तरीके से आदिवासियों की ज़मीन अपने परिजनों के नाम पर खरीदी गई। यादव की एक पत्नी IAS हैं, उनकी घेराबंदी भी चल रही है। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।